हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 5 मई एंड 5 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल मयूरी भागवानी नाम से है। इस पे आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी अपडेट्स होती हैं वो मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। साथ में मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, और साथ में ट्विटर आईडी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी सिर्फ 31 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। ओके, और इसीलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, अब हमको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट होना है। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ऐसे है ना लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको बोलते हैं। ओके, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो इन पे। डिसीजेज हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। आई नो जो लोग भी 2022 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी ने घेरा होगा। सो फॉर यू ऑल एंड फॉर दोज हु आर अटेम्प्टिंग इट इन 2023, उन सभी के लिए भी देयर इज अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम माय साइड। डोंट लेट वॉट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद वॉट यू कैन डू। तो आप जो नहीं कर सकते उसको छोड़ो छाड़ो, और यहाँ पे जो आप कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता। किसी इंसान का कुछ और अच्छा होगा। जैसे मान लो अगर आपकी फील्ड की बात करें, तो आपके कोई एक पर्सन होगा जो हिस्ट्री में अच्छा होगा, कोई होगा पॉलिटी में अच्छा होगा, कोई होगा एनवायरनमेंट में अच्छा होगा। कोई भी इंसान हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर एक टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उससे डिसहार्टन नहीं होना है। उसको छोड़ो, और जहाँ पे आपका पॉजिटिव पॉइंट है ना, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, हमको यहाँ पे जनरल मार्क्स सब में लाने हैं। ठीक है, एक कट ऑफ ही क्लियर करना है, हमको टॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे जिसमें आप अच्छे हो आप उसके ऊपर फोकस करो। ओके, आगे बात करते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में हम हिस्ट्री में देखेंगे चरक शपथ के बारे में। जीएस 2 में हम पॉलिटी में देखेंगे सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। गवर्नेंस में हम सेक्स रेशो के बारे में देखेंगे। जीएस 3 में इकोनॉमी में वी विल बी लुकिंग इनटू जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, सो शुरू करें उससे पहले आज के दो नए क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है ट्रैफिक से रिलेटेड। ये देखो, दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये एनवायरमेंट से लिए हैं मैंने आज। ठीक है, तो 2017-18 में पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। एक तो ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। आप लोगों को मुझे इसके बारे में आंसर देना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। और सेकंड क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट के। तो इसको आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ओके, आगे बात करते हैं। पहले आर्टिकल की आज बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यूज। तो अभी हो क्या रहा है, पूरी कहानी मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। ठीक है, तो ये क्या था पहले, देखो यहाँ पे क्या होता था। अलग अलग स्टेट्स जो थे, अलग अलग सर्विस टैक्स, अलग अलग वैट, ये सब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया करते थे। और ये कौन कलेक्ट करता था? ये स्टेट्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो जितना भी रेवेन्यू आता था इन टैक्सेस के कारण वो स्टेट्स के पास जाता था। सेंटर ने प्रपोज किया कि एक काम करते हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स इतना उलझा हुआ है, सब अलग 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 स्टेट्स का अलग अलग, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लेकर आया कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी लेकर आई। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लेकर आई, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आई। इन्होंने बोला इस जीएसटी के अंतर्गत जो भी सेंटर कलेक्ट करता था इनडायरेक्ट टैक्सेस, और स्टेट जो भी कलेक्ट करता था इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सबको अपन मिला देंगे। और इनको मिला के हम एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजाइम लेकर आएंगे। और इस रिजाइम से क्या होगा कि जो भी डबल टैक्सेशन का इशू है, या जो इंडियन प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते, ये सारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था जीएसटी लाने का पीछे मंशा। ओके, अब ये आया कैसे था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लाया गया था। ऑलराइट, अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? देखो जीएसटी के बेनिफिट्स क्या थे। सबसे पहला तो ये कि फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स टू बी लोअर। So now the goods which were very expensive earlier, now they tend to be uh, of the lower price. Okay, इसके बाद यहाँ पे relatively large segment of small retailers with a be exempted from tax or will suffer very low tax rates. यहाँ पे काफी कम रेट हो गए टैक्सेस के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज बूस्टेड।
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि देखो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो भी होगा उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। और साथ में टैक्स बर्डन जो था फर्म्स के ऊपर भी घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का, तो हम यहाँ पे एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ आगे बढ़े वाया जीएसटी। बट यहाँ पे स्टेट्स ने बोला कि हम अपने सारे टैक्सेस सब्स्यूम कर रहे हैं जीएसटी के अंतर्गत। अब कौन कौन से टैक्सेस इन्होंने सब्स्यूम करे, देखो स्टेट टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, इतने सारे टैक्सेस लगाते थे स्टेट गवर्नमेंट पहले, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। अब ये सारे के सारे टैक्सेस एक में आ गए जीएसटी के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू ये हुआ कि पहले इसको कलेक्ट करता था स्टेट, ठीक है, पहले ये टैक्सेस आते थे स्टेट के पास, तो रेवेन्यू किसके पास आता था, स्टेट के पास। अब जो जीएसटी होगा, जीएसटी मेजरली कलेक्ट कर रहा है सेंटर, और सारा रेवेन्यू आ रहा है सेंटर के पास। तो स्टेट्स ने बोला अगर हम आपको ही अपना रेवेन्यू दे देंगे तो हमारा कैसे काम काज चलेगा, हमको क्या मिलेगा, अगर हम आपको अब हमारी टैक्सिंग पावर आपको दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो सेंटर ने बोला टेंशन मत लो, हम जो है आपको एक कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। शुरुआत के 5 सालों के लिए हम आपको एक कॉम्पनसेशन देंगे, और इस कॉम्पनसेशन से आपका जो भी रेवेन्यू का लॉस है वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। बाकी जो जीएसटी है वो अलग अलग टाइप्स का है, ठीक है, एक तो है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएसटी कौन सा है, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पे स्टेट जीएसटी तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, इसके साथ साथ हम कॉम्पनसेशन भी देंगे। ये कहा किसने, सेंटर ने कहा स्टेट्स को, ओके। लेकिन अब यहाँ पे आता है मुद्दा पूरा, ठीक है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन प्रॉमिस किया गया था स्टेट्स को, ये कॉम्पनसेशन देने में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो काफी चूक रही है, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, देखो काफी अनसर्टेनिटी रहती है इकोनॉमी में। पहले तो जब 2017 में आया था जीएसटी, तब हमारी इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही थी। सेंटर ने सोचा चलो बढ़िया है, जीएसटी भी आ जाएगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और इसके कारण हमको रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, इसमें से हम कॉम्पनसेट कर देंगे स्टेट्स को, ऐसा सेंटर ने सोचा। लेकिन हुआ क्या, कुछ साल तक तो सही चला, लेकिन 2019 में आ गया कोविड, और कोविड ने पूरी की पूरी इक्वेशन को गड़बड़ा दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, कुछ भी यहाँ पे जनरेट हो नहीं पा रहा, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पा रहा, तो स्टेट्स को कहाँ से कॉम्पनसेशन देगा सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पूरा इशू है, ओके। अब यहाँ पे देखो शुरुआत ऐसे होती है आर्टिकल की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे, उन्होंने यहाँ पे कहा जो स्टेट्स हैं उनको कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम कम करिए, इनके ऊपर टैक्सेस कम करिए, क्योंकि इनके दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो आम आदमी कैसे अवेल कर पाएगा पेट्रोल डीजल को। तो यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं, और देखो मेजरली वो स्टेट्स हैं जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, ठीक है। बीजेपी तो देखो सेंटर पे है तो अपने स्टेट्स को भी उस हिसाब से चला लेगी, लेकिन जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी बगावत करते हुए दिख रहे हैं, और इन्होंने बोला कि देखो हम यहाँ पे अगर पेट्रोल के ऊपर भी टैक्सेस हटा देंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा कहाँ से। एक तो हमारे पास यहाँ पे हमने पहले से ही वैट लेवाइज जो है वो कम करे हुए हैं, दूसरे कुछ स्टेट बोल रहे हैं हमारे खुद के रिसोर्सेज पर कंस्ट्रेंट पड़ा हुआ है, हमारे पास खुद पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से टैक्सेस कम करेंगे। तीसरा ये बोल रहे हैं कि आपने भी अपने ड्यूज क्लियर नहीं करे, स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि आप बड़ा हमको उपदेश दे रहे हो, सेंटर को ऐसा बोला स्टेट्स ने कि आप हमको उपदेश दे रहे हो कि टैक्सेस कम करो, आप तो पहले अपना कर्जा चुकाओ, जो स्टेट्स को आपको कॉम्पनसेशन ड्यूज देने हैं वो तो पहले दो, फिर तो आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने भी ये बोला है कि आपने 97,000 करोड़ रुपीज अभी तक हम लोगों को नहीं दिए, किसको नहीं दिए, स्टेट्स को नहीं दिए, अंडर जीएसटी कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो पहले आप ये दो फिर आप ये सारी बातें करो, ये कहा है किसने, स्टेट्स ने। आगे बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जीएसटी कॉम्पनसेशन की क्या स्टेटस है ड्यू टू द स्टेट्स। तो देखो यहाँ पे जीएसटी रिजाइन जो है, इसमें ये कहा गया था कि जो सेंटर है हर साल 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के ऊपर, यहाँ पे ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ओवर द रेवेन्यूज के ऊपर यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन है वो देगी स्टेट्स को। अब ये कहाँ से आएगा, ये कॉम्पनसेशन देगी कैसे, तो यहाँ पे जो जीएसटी है ना, जीएसटी के थ्रू ही एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस या जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाएगा, ठीक है। ये जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड कहाँ से बनाया जाएगा, ये उन टैक्सेस से बनाया जाएगा जो कि सिन गुड्स के ऊपर लगते हैं। सिन गुड्स कौन से, जो गुड्स अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, सोसाइटी में, जैसे कि पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, ये हो गया। इसके साथ साथ लग्जरी गुड्स, ठीक है, जैसे कि कार हो गया, एसी हो गया, कोल हो गया, इन सब के ऊपर जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे वो जाने वाले थे जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में। लेकिन इनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट हो नहीं पाए कोविड वगैरह के चलते हुए, इसीलिए जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में उतना पैसा बचा नहीं है कि हम यहाँ पे कॉम्पनसेट कर सकें स्टेट्स को,
ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो सेंटर है अभी काफी ज्यादा फंसा हुआ है इस सिचुएशन में कि किस तरह से हम स्टेट्स को ये कॉम्पनसेशन दें। ओके, तो अभी देखो कुछ कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, डाटा इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैं कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 10 महीनों का, लगभग 8 से 10 महीनों का यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन है वो दे दिया गया है 2021 का। ठीक है, अभी 4 महीनों का कॉम्पनसेशन बचा है, किसका? 2021 ईयर का। बाकी 2022 का तो पूरा ही बचा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहा गया है कि लगभग लगभग जो है यहाँ पे 1.4 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे कॉम्पनसेशन बनता है, जो पुराना बचा हुआ है और जो अभी का है। ये सब कुछ मिला के 1.4 लाख करोड़ रुपीस अभी सेंटर को, स्टेट को देने बाकी हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा अमाउंट अभी जीएसटी कॉम्पनसेशन के तौर पे स्टेट को मिलना चाहिए, सारे स्टेट्स को मिलना चाहिए फ्रॉम द सेंटर। ओके, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसी में यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो कॉम्पनसेशन सेस है ये काफ़ी अच्छा चल नहीं रहा है, कॉम्पनसेशन सेस हमको मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कोविड आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट है वो भी, उसकी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं कलेक्ट हो रहा, फंड में पैसा नहीं आ रहा, और फंड में पैसा नहीं आ रहा तो कॉम्पनसेशन दे तो दे कैसे। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन सेस है इसके बारे में बात की गई थी कि 5 साल तक लगाया जाएगा, क्योंकि 5 साल तक हमको कॉम्पनसेशन देना था। लेकिन अभी तक तो 5 साल में पूरा जो है यहाँ पे देखो 2017 से 2022 तक का था ये पूरा काम, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टेट्स बोल रहे हैं कि नहीं, आप इसको एक्सटेंड करो क्योंकि आपने हमारा पुराना दिया नहीं है। ठीक है, जो बकाया ड्यू था वो दिया नहीं है, उसके कारण हमारे आगे के सालों पर भी फर्क पड़ने वाला है, हमारे आगे के साल भी अफेक्ट होंगे, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो। अब सेंटर थोड़ा थोड़ा सोचो आप कि सेंटर पुराने ड्यूज तो क्लियर कर नहीं पा रही है, क्या ये बोलेगी कि ठीक है हम आगे आने वाले सालों में भी आपको कॉम्पनसेशन देंगे? तो ऐसा होने वाला है नहीं। हालांकि स्टेट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको थोड़ा सा और यहाँ पे बियॉन्ड 5 ईयर्स भी आप इसको एक्सटेंड करो इस कॉम्पनसेशन को। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन है ये अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, और यहाँ पे इसके कारण जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं मिल पा रहा है। अब इसके कारण हो क्या रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे दूसरी दूसरी जगह से बोरो करना पड़ रहा है। तो स्टेट्स जो है यहाँ पे सेंटर ने बेसिकली स्टेट्स को लटकाया हुआ है। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहा है सेंटर जो है स्टेट्स को। तो अगर यहाँ पे क्लियर हो जाती सिचुएशन कि क्या होना है, कितना पैसा अभी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, अगर सेंटर ये सिचुएशन क्लियर कर देती तो स्टेट अपने जो बोरोइंग है उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएगा, है ना। और यहाँ पे जब प्लान कर पाएगा प्रॉपरली तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग फंड्स है वगैरह है उनको प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि किस तरह से ये जो बचे हुए फंड हैं वो किस तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, और किस तरह से स्टेट्स को अपना पूरा कॉम्पनसेशन मिल जाए, स्टेट्स का रेवेन्यू भी अफेक्ट ना हो। अगर अभी प्रॉपरली बोरो करने का कुछ प्लान बन जाता है तो स्टेट्स का जो ये है रेवेन्यू है, इकोनॉमी है, वो भी ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो इसकी कोशिश हम कैसे कर सकते हैं, जब सेंटर यहाँ पे क्लियर कर दे कि क्या स्थिति है अभी। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ मच कॉम्पनसेशन कैन बी गिवन टू स्टेट, हाउ मच कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी गिवन, व्हाट इज द इकोनॉमी परमिटिंग। ये सारी सिचुएशंस के बेसिस पे ही हम यहाँ पे स्टेट्स को जो स्टेट्स का रेवेन्यू है, स्टेट का इकोनॉमी है, उसको बचा सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती है तो। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि स्टेट्स भी कोविड से गुजरी हैं, सारी स्टेट्स भी कोविड से गुजरी हैं। अब ऐसे में जब सारी स्टेट्स को भी कोविड से गुजरना पड़ा तो ऐसे में ग्रोथ काफ़ी अफेक्ट हुई है ना। और ग्रोथ अफेक्ट हुई है इसीलिए स्टेट्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बोरो करना चाह रहे हैं, कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पुश करना चाह रहे हैं मार्केट में। ठीक है, फंड्स रिलीज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब इनके पास खुद के पास पैसा होगा। तो यहाँ पे जीएसटी कॉम्पनसेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो स्टेट्स हैं वो अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी प्लानिंग हो गई बोरिंग वगैरह की, उसकी प्रॉपरली कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो आर्टिकल था दैट वाज अबाउट द जीएसटी कॉम्पनसेशन। आई होप आपको ये समझ आया है। ओके, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। तो देखो ये वाला जो आर्टिकल ना, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस डॉक्ट्रिन जो है, ये हमने पहले डिस्कस करी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ, सो दैट अभी प्रीलिम्स है, क्वेश्चन आ गया तो अच्छे से हो जाना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे नाम से क्लियर है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि इस तरह का जूरिस्प्रूडेंस जो कि सील्ड कवर के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, पूरा मुद्दा क्या है। कई सारे केसेस आज तक ऐसे हुए हैं जहां पे जुडिशरी ने, देखो यहाँ पे जुडिशरी है, जुडिशरी के सामने दो पार्टीज हुआ करती थी, एक ए और एक बी।
मान लो ए पार्टी जो है ये गवर्नमेंट पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, गवर्नमेंट है, ए की जगह गवर्नमेंट है और बी कोई दूसरी पार्टी है। अब इन दोनों के बीच में लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है। तो बी ने जो है यहाँ पे ए ने बोला कि देखो हम आपको जुडिशरी को कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लो, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये हम सील्ड कवर में देंगे, ठीक है, यानी कि बंद लिफाफे में देंगे आपको। ओके, और यहाँ पे ये सील्ड कवर का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि आप ये जो सील्ड कवर में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जुडिशरी को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जजेस तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, ये कहा गवर्नमेंट ने। तो इस बेसिस पे कई सारे जजमेंट्स आज तक हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रफेल डील जो थी, इसके बारे में जो जुडिशरी ने जो भी जजमेंट दिया था वो इसी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे था। उसके अलावा भीमा कोरेगांव केस था, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। अब अभी क्यों ये इतना न्यूज में है, तो देखो न्यूज में इसीलिए है क्योंकि एक चैनल है, ठीक है, न्यूज चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। ओके, मीडिया वन ये एक मलयालम न्यूज चैनल है। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि इस चैनल को बैन कर दिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे ये जब जो चैनल है इसको पता ही नहीं कि बैन किया क्यों है, ठीक है। अब ये गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जवाब दिया कि हम आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो दिखाएगा कि इस मीडिया चैनल का बैन होना क्यों जरूरी है, ठीक है, ये हमारी सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बेस्ड है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये सारी चीजें इन्होंने बोली। और बोला हम आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हम आपको बंद लिफाफे में यानी कि सील्ड कवर में सबमिट करेंगे और इस बेसिस पे आप जजमेंट देना। तो यहाँ पे ये जो सील्ड कवर, यहाँ से फिर वापस से ये न्यूज में आया सील्ड कवर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस ने बोला कि या देखो ये जो सील्ड कवर वाली जो डॉक्ट्रिन है ये काफी जो है ट्रांसपेरेंसी को रोकती है, अकाउंटेबिलिटी को रोकती है, ठीक है। जजेस को ही पता है कि उस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, सामने वाली पार्टी को भी नहीं पता कि उसको बैन क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है, ठीक है। इसीलिए ये डॉक्ट्रिन को हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कुछ जजेस ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने ये कहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था। अब देखो समझते हैं कि ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या है एक एक करके, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट यूज करती है, ठीक है। जहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज सील्ड एनवलप्स में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जजेस तक पहुंचाती है जो कि सिर्फ जजेस ही एक्सेस कर सकते हैं और उस बेसिस पे जजमेंट देते हैं। ओके, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसके लिए, यानी कि इसकी कोई स्टेचुटरी बैकिंग ऐसे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल्स और इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है इसको यूज कर सकता है, इस डॉक्ट्रिन का यूज कर सकता है इन मेकिंग द जजमेंट्स, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है या फिर कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू बी केप्ट अंडर सील्ड कवर और कंसिडर इट of the confidential nature, no party would be allowed access to the content of such information. सो यहाँ पे कहा यह गया है कि चीफ जस्टिस हो या कोर्ट हो वो ये कह सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को कि आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, इन्फॉर्मेशन सबमिट करो, हम इसको और किसी को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ जजेस को ही एक्सेसिबल होगा ये, ठीक है। और ये किस बेसिस पे होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि चीफ जस्टिस ये बोल दे कि ठीक है आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमको सील्ड कवर में दी है इसको हम अपोजिट पार्टी को दिखाना चाहते हैं। अगर चीफ जस्टिस खुद ऐसा बोल देते हैं तो फिर तो बढ़िया ही है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है। और इसको इसीलिए भी लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये भी बोला गया है कि ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स आर प्रोटेक्टेड एंड अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एविडेंस एक्ट भी ये कहता है कि जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट के अफेयर से रिलेटेड है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है और आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिलीज करे या फिर यहाँ पे डिस्क्लोज कर दे। ओके, आगे बात करते हैं तो क्या ग्राउंड है इस तरह की जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसा कब कब होता है कि यहाँ पे कब कब बंद लिफाफों में डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो पहला तो यहाँ पे ये है कि जब वेदर इंफॉर्मेशन में बी सॉट इन सीक्रेसी, तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन सीक्रेटली मांगी जाती है या फिर कॉन्फिडेंशियल होती है। दूसरा, जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकती हो वो न्यूज़ या वो इन्फॉर्मेशन तब। तीसरा, जब ये जो है पुलिस केस डायरी से आई हो, ठीक है, पुलिस केस डायरी से आई हो। या फिर तीसरा, चौथा ये कि किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को ब्रीच करता हो, तब यहाँ पे ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका। तो देखो जैसा कि कई सारे जजेस ने भी ये कहा कि देखो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट है।
तो इंडियन जस्टिस सिस्टम जो सबसे ज़्यादा जस्टिस पे काम करता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पे काम करता है, वो यहाँ पे काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा इन दोनों ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अभाव में। सेकेंड थिंग इज कि इट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट। ठीक है, ओपन कोर्ट के जस्ट अपोजिट आइडिया है ये। तीसरा, यहाँ पे आर्बिट्ररीनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोर्ट के डिसीजंस जो है वो जजेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इससे हो सकते हैं, यानी कि जजेस अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और आर्बिट्ररीनेस उसमें काफी हो सकती है। अब किसी को थोड़ी पता है कि किस बेसिस पे जजमेंट दिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ जजेस ने ही पढ़े हुए हैं। तीसरा चौथा ये है कि यहाँ पे फेयर ट्रायल और एडजुडिकेशन नहीं हो पाता। सामने वाली पार्टी को ही नहीं पता है कि उसने किया क्या है, उसको किस दोष की सजा मिल रही है, किस काम की सजा मिल रही है। तो ये सजा तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये फेयर ट्रायल तो नहीं हुआ। जैसे मीडिया वन चैनल जो था उसको बैन कर दिया गया, उसको पता ही नहीं कि क्यों बैन किया। ठीक है, तो ये फेयर ट्रायल तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पूरा इशू है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की हमारे। आरबीआई सरप्राइजेस विद 40 बेसिस पॉइंट्स पॉइंट रेट इंक्रीज एंड अमिड इन्फ्लेशन अलार्म। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कुल मिला के। अभी जब कोविड आया, कोविड से हम रिकवर होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे देखा गया इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब समझो जरा इस बात को कि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है। इन्फ्लेशन तब बढ़ता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक ठेला गाड़ी है। ठीक है, ठेला गाड़ी पे बिक रहे हैं ऑनियन। ठीक है, ऑनियन बिक रहे हैं, अनियन ऑनियन जो भी बोलते हैं वो बिक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन चल के आता है ए नाम का। ये अनियन वाला जो ये बोल रहा है कि मैं 10 रुपए में अनियन दूंगा। ठीक है, 1 किलो अनियन फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 रुपए में दूंगा। तो ए पर्सन आता है यहाँ पे चल के, बोलता है ठीक है 10 रुपए में दे दो। उसी समय पे बी भी आ जाता है यहाँ पे चल के। बी बोलता है इसको मत दो, मुझे दो, मैं 12 रुपए पर केजी में खरीद लूंगा। उसी टाइम पे सी भी आ जाता है। ठीक है, सी बोलता है कि नहीं मैं 15 रुपीज में खरीद लूंगा। उसी समय पे डी भी आ जाता है। डी बोलता है नहीं मैं 20 रुपीज में खरीदूंगा। तो अब जो 10 रुपए के अनियन थे उसकी कीमत कितनी हो गई, 20 रुपीज। ये ठेला गाड़ी वाला किसको बेचेगा अनियन, 20 रुपीज वाले को, डी को बेचेगा। ऑब्वियसली उसको पैसा ज्यादा कमाना है। तो यहाँ पे अनियन कम है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं और सभी के हाथ में पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मारामारी हो रही है और इसीलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्राइस है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। तो यहाँ पे अनियन के दाम अब 20 रुपीज हो गए। अब जो भी 20 रुपीज से कम देगा उसको यहाँ पे अनियन नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इस तरह से आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे हमने क्या देखा, जब इन्फ्लेशन आया इसके पीछे कारण क्या है, कि सभी के हाथ में पैसा यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है सभी के हाथ में, है ना। और दूसरा ये कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, ओके, और सप्लाई कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपने समझ ली, ओके। लेकिन अगर आपको ये इन्फ्लेशन को कम करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले तो लिक्विडिटी कम करोगे, यानी कि लोगों के हाथ से पैसा खींचोगे। ठीक है, लोगों के हाथ से पैसा खींचोगे आप, तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी को कम करोगे, पैसा आप लोगों के हाथ से खींचोगे। कैसे खींचोगे, पहले आसानी से लोन मिल रहा था, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे कि यहाँ पे कोई लोन ले ही ना पाए। लोन ज्यादा लेगा नहीं कोई इंसान, तो यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विडिटी उनके हाथ में कम होगी, उनके हाथ में पैसा कम होगा। पैसा कम होगा तो डिमांड भी वो लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। उनके हाथ में पैसा ही नहीं है। आप देखो आपके हाथ में पहले पैसा था तो आप यहाँ पे फ्रिज खरीद रहे थे, वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे, क्या क्या चीजें खरीद रहे थे। अब आपके हाथ में पैसा ही नहीं तो आप खरीदोगे क्या, ये सब नहीं खरीदोगे। तो डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई के साथ मैच हो जाएगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। अब यहाँ पे ये जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, रेपो रेट बढ़ाया गया है, बेस बैंक रेट बढ़ाया गया है, वो इसी तरह से बढ़ाया है। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया ना पॉइंट, कि आपको लिक्विडिटी कम करनी है, पैसे को जो हाथ में पैसा है लोगों के उसको कम करना है, और उसके लिए आप ये रेट्स को बढ़ा रहे हो। चाहे फिर वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाओ या फिर जो अदर रेट्स हैं उनको बढ़ाओ। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से रेट्स होते हैं, उसके बाद हम आएंगे वापस इस न्यूज पे। तो देखो ये जो पूरा काम किया है रेट्स बढ़ाने कम करने का, ये करता है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये एक स्टेचुटरी कमेटी है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इसका काम क्या है, यहाँ पे इसको ग्रोथ का इंश्योर करना है, ग्रोथ इंश्योर करना है। लेकिन सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस टारगेट इसका है कि इन्फ्लेशन को इसको कंट्रोल में रखना है। और इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में रखना है, 4% होना चाहिए इन्फ्लेशन, +- 2%। ठीक है, मतलब कि 4% यानी कि 2%
से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन हो सकता है, इसी रेंज में होना चाहिए इन्फ्लेशन। ये इंश्योर करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन या फिर कमिटी। ओके, तो यहाँ पे इसका गवर्नर कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर ही इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन टारगेट हमारा इतना है, ठीक है, 2 से 6% हमको इन्फ्लेशन रखना है। अब उसके लिए जो भी रेट्स हैं उनको आगे पीछे जो करना पड़े वो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन करती है। और ये आरबीआई ने बनाई थी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल इन 2014, ठीक है। अब इसमें याद रखना 6 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, और यहाँ पे 3 मेंबर्स तो होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई की साइड से। ओके, उसके बाद रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट क्या होता है कि मान लो ये है आरबीआई और ये है छोटे मोटे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आरबीआई है, यहाँ पे जब यहाँ पे ये बैंक्स को पैसा लेंड करेगी, ठीक है, आरबीआई बैंक को पैसा लेंड करेगी, तो बदले में कुछ इंटरेस्ट भी तो लेगी, है ना, कुछ इंटरेस्ट लेगी। इसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। ओके, इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पे क्या करती है आरबीआई कि जब यहाँ पे पैसे इनको रुपए देती है, इनको लोन देती है, उसके बदले यहाँ पे सिक्योरिटी खरीदती है इनसे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है रेपो रेट के नाम का, ठीक है। तो समझो ये चीज कि जब रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, अभी जैसे है ना रेपो रेट बढ़ाया गया है, तो जब रेपो रेट बढ़ेगा मतलब कि बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स है, वो आसानी से आरबीआई से पैसा लोन नहीं ले पाएंगे। अगर आरबीआई से पैसा ये आसानी से लोन में नहीं ले पाएंगे ये बैंक्स, तो ये बैंक्स आसानी से लोन दे भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर ये आसानी से लोन दे नहीं पाएंगे तो जो नॉर्मल जनता है, आम आदमी है, उसके हाथ में पैसा आसानी से आ भी नहीं पाएगा। उनके हाथ में आसानी से पैसा नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे डिमांड आसानी से नहीं क्रिएट होगी, और इसीलिए इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझ गए? तो रेपो रेट बढ़ाना हमको जरूरी है इन्फ्लेशन को केटर करने के लिए। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट कैसा होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे है आरबीआई, ठीक है, यहाँ पे है बैंक्स, और इनके बीच में क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है यहाँ पे, या अगर बैंक से पैसा इनको खींचना है तो क्या करती है आरबीआई, इनसे पैसा लोन ले लेती है, रुपए को यहाँ पे लोन ले लेती है, मनी बोरो कर लेती है, और उसके बदले छोटा मोटा कुछ इंटरेस्ट देती है। उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट मतलब कि जो आरबीआई चार्ज करती है रेट, जब कमर्शियल बैंक्स को कुछ फंड्स लेंड करती है बिना सिक्योरिटी के। एमएसएफ यानी कि यहाँ पे क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक विंडो रहती है शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए कि यहाँ पे आरबीआई अगर बैंक्स को कुछ पैसा ओवरनाइट यहाँ पे लेंड कर रहा है तो उसकी विंडो रहती है कि इतने से इतने परसेंट पे दे सकता है इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ स्टांसेस हैं, जैसे एक है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे कोशिश करती है कि ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है, तो ग्रोथ को यहाँ पे फोकस करने के लिए अकोमोडेटिव स्टांस होता है, जिसमें थोड़ी सी छूट दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी पंप की जाती है इकोनॉमी में, सो दैट डिमांड थोड़ी बहुत क्रिएट हो, इंटरेस्ट रेट थोड़े कम किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के डिमांड क्रिएट होगी तो ग्रोथ आएगी, तो ये बेसिस होता है अकोमोडेटिव का। न्यूट्रल में क्या होता है कि यहाँ पे ना यहाँ पे कट भी कर सकते हैं रेट्स को और इंक्रीज भी कर सकते हैं रेट्स को, लेकिन प्रायोरिटी पे यहाँ पे दोनों होते हैं, इन्फ्लेशन भी होती है और ग्रोथ भी होता है, कि हमको इन्फ्लेशन को भी कम करना है, ग्रोथ को भी लाना है, ठीक है। तीसरा होती है हॉकिश। हॉकिश स्टैंस में क्या होता है कि हमको यहाँ पे इन्फ्लेशन फोकस में रहता है कि इन्फ्लेशन कैसे कम करें, इसके लिए हम यहाँ पे रेपो रेट वगैरह जो भी रेट्स हैं उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। और चौथा होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि रेट्स को बढ़ाया जाए, लेकिन एकदम ना बढ़ाएं, धीरे धीरे करके फेजेस में रेट्स बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। अभी हम इन्फ्लेशन को कैटर कर रहे हैं तो वैसे हमारे स्टैंस होना चाहिए हॉकिश स्टैंस, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अभी प्रेजेंट में जो रेट्स बढ़े हैं, रेपो रेट बढ़ाया है आरबीआई ने, और भी कई सारे रेट्स बढ़ाए हैं, तो उस हिसाब से देखोगे तो हॉकिश होना चाहिए, लेकिन है हमारा कैसा स्टैंस? अकोमोडेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड से अभी भी हम पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए, तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म अगर हम देखें, एक ब्रॉडर पिक्चर देखें, तो हमारा अभी भी स्टैंड जो है वो अकोमोडेटिव ही है। ओके, अब आते हैं न्यूज के ऊपर, थोड़ा बहुत डाटा है देख लो एक बार, कुछ कुछ काम आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे रेपो रेट जो है अभी 4.4% कर दिया गया है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाँ हमारा सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, वो भी यहाँ पे 4.5% कर दिया गया है। एमएसएफ जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे कुल मिला के सारे रेट्स को जो है बढ़ाया गया है। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिगार्डिंग चरक शपथ। तो देखो कुल मिला के इंसिडेंट क्या है ये समझाती हूँ। तो एक मदुराई में एक मेडिकल कॉलेज है, इनके डीन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि यहाँ के डीन ने क्या किया
कि जो ये मेडिकल कॉलेज, आपको पता होगा, आपने सुना होगा हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उनको पहले हिपोक्रेटिक ओथ दिलवाई जाती है कि आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे बचाने की कोशिश, पूरी कोशिश करोगे। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं कि आप हमेशा जो भी पेशेंट होंगे उनके साथ एथिकली बिहेव करोगे, उनको बचाने की कोशिश करोगे, और ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो जनरली ट्रेडिशनल तरीके से ये वाली ओथ ली जाती है सारे मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द कोर्सेज एंड ऑल। लेकिन इस कॉलेज में क्या करवाया इस डीन ने, यहाँ के डीन ने क्या करवाया कि यहाँ पे संस्कृत में ओथ दिलवाई, और यहाँ पे ये ओथ थी चरक शपथ। तो चरक आप सभी को पता है कौन है। चरक जो है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी के एक बहुत बड़े ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोपोनेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे चरक जो है, इन्होंने चरक संहिता भी लिखी है, और चरक संहिता से ही एक पैरा जो है वो लिया गया, इसको चरक ओथ के फॉर्म में बुलवाया गया सारे बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा के ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा चरक संहिता, और ये संस्कृत में लिखी हुई है। तो जो सारी जो ओथ भी दिलवाई गई मदुराई के इस कॉलेज में वो संस्कृत में दिलवाई गई, ठीक है, और चरक संहिता से दिलवाई गई। इसमें बताया गया कि क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, अगर आप फ्रेश मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है चरक शपथ में। तो मदुराई के कॉलेज में यहाँ पे क्या हुआ, संस्कृत में चरक शपथ बुलवाई गई बच्चों से, जबकि बुलवाना क्या था, इनको बुलवाना था हिपोक्रेटिक ओथ। ये हिपोक्रेटिक ओथ क्या है, ये ओथ ऑफ एथिक्स है, ठीक है। तो जो फिजिशियंस जो ओथ लेते हैं एथिक्स के रिलेटेड, उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। तो ये हिपोक्रेटिक का मतलब क्या है, ये ग्रीक फिजिशियन थे एक बहुत बड़े, हिपोक्रेट्स, उनके नाम पे ये हिपोक्रेटिक ओथ बनी है। ये 4th to 5th सेंचुरी बीसी के ये थे हिपोक्रेट, तो उन्हीं के नाम पे ये हिपोक्रेटिक ओथ बनी। अब हुआ क्या कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या यहाँ पे बवाल हो गया कि डीन को ही रिमूव कर दिया गया। तो देखो ये मदुरई कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में आता है, ठीक है। पहले ही लैंग्वेज को लेकर इतना बवाल चल रहा है, आप सभी को पता है, हमने अभी पढ़ा भी था कुछ दिनों पहले, नेशनल लैंग्वेज डिबेट, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज्यादा अप्रोच चल रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह पे। तो एक तो संस्कृत में ये ओथ दिलवा दी, जबकि दिलवानी थी इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चरक संहिता, चरक शपथ जो है उससे लेकर यहाँ पे दिलवाई गई, जबकि दिलवानी थी हिपोक्रेटिक ओथ से। तीसरा ये कि यहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है और सेंटर है, इनके बीच में भी काफी टसल चलती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डीन को रिमूव कर दिया गया कि आपने ये क्यों नहीं फॉलो की हिपोक्रेटिक ओथ, आपने चरक शपथ कैसे दिलवा दी। ओके, तो ये लैंग्वेज का पूरा अप्रोच चल रहा है। आप लोग मुझे बताना, देखो वैसे ये जो वाला पूरा इशू है ना, नेशनल लैंग्वेज वाला, नेशनल लैंग्वेज डिबेट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो मेंस में इस साल, अगले साल आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा, नेशनल लैंग्वेज वाला। तो आप मुझे बताना अगर मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं बनाऊं, वरना मैं ना बनाऊं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन लद्दाख। तो लद्दाख में अभी देखो क्या हुआ है कि एक नया स्टैटिस्टिक्स आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो यहाँ पे 2020 के बेसिस पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स आए हैं। इसमें पता चला है कि सेक्स रेशो जो है सबसे अच्छा है लद्दाख में, ठीक है। पहले सेक्स रेशो समझो क्या होता है। सेक्स रेशो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स बोर्न पर 1000 मेल्स। तो मान लो कि यहाँ पे 2000 बच्चे पैदा होते हैं, 2000 में से कितने बच्चे मेल हैं, कितने बच्चे फीमेल हैं, या फिर 1000 बच्चों में से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सब। तो पर 1000 मेल्स बच्चों पे, पर 1000 मेल बच्चों पे कितनी फीमेल्स हैं, ये हमको पता लगाना है, ये होता है सेक्स रेशो, ठीक है। दूसरी चीज, ये सेक्स रेशो क्या दिखाता है कि जेंडर गैप कितना है पॉपुलेशन में। अगर मेल ज्यादा है फीमेल से तो यहाँ पे इस जेंडर गैप को दिखाएगा, अगर फीमेल ज्यादा है मेल से तो इस जेंडर गैप को दिखाएगा, ठीक है। अभी जो ये डाटा आया है इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कोट करने के लिए। तो सबसे अच्छा यहाँ पे सेक्स रेशियो निकल के आया लद्दाख में। देखो 104 लड़कियां ज्यादा हैं, हर 1000 लड़कों पे 104 लड़कियां ज्यादा हैं लद्दाख में। अरुणाचल में, अंडमान निकोबार में, त्रिपुरा, केरला, यहाँ पे अच्छा है सेक्स रेशियो। जबकि मणिपुर में, दादर में, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें सेक्स रेशियो बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मणिपुर में तो बहुत ही बुरा है, 880 है, ठीक है, जस्ट 880, तो ये बहुत ही बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाटा के हिसाब से मैंने रखा है न्यूज़ को, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज के सारे आर्टिकल्स। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग इवेंट्स। तो बेसिकली आपको इन तीनों जो इवेंट्स हैं इनकी क्रोनोलॉजी जमानी है। तो देखो म्यूटिनी कब हुई थी रॉयल इंडियन नेवी में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी 1946 में, एकदम जब इंडिपेंडेंस मिलने वाला था उसके जस्ट पहले, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का, ओके। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, ओके। तो यहाँ पे ये तीन है। तो सबसे पहले 1931 में
हुई थी, तो यहाँ पे 3 आएगा सबसे पहले, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्लान ऑफ सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स एनविसेज्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने क्या बोला, क्रिप्स मिशन जो आया था उसने क्या प्रपोज किया, तो उसने प्रपोज किया था कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर इंडिया साथ देता है हमारा तो हम इसको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो डी इसका आंसर है, ठीक है। तो आंसर है सी और डी, ठीक है। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, और जिन लोगों ने नहीं आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है, गलत आंसर वालों को भी ठीक है, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट ट्राई तो करो। जो नहीं आंसर दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पे चिंता है मुझे कि यहाँ पे एक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करो जो लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी तो सब बढ़िया ही है। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।